और सीधा सुबह पता चला कि उस डॉक्टर की हाफ अनड्रेस्ड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। एक माँ को जब मर्डर के 12 घंटे के बाद लगभग दोपहर को 2 बजे बॉडी मिली तो उसी बॉडी को छूने तक भी नहीं दिया। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हमारे समाज के एक अंधेरे पहलू को उजागर करती है। भारत जैसे देश में जो अपनी रिच कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, वहाँ एक भयंकर और दर्द भरी सच्चाई भी है। वो है सेक्सुअल वायलेंस और रेप केसेस। दोस्तों, इस केसेस को समझने के लिए हमें ना सिर्फ उनके दर्द को समझना होगा बल्कि उन सिस्टम के फेलियर्स को भी समझना होगा जो ऐसे वायलेंस को बरकरार रखते हैं। आज हम एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसने देश भर में खौफ का जन्म दे दिया है। दोस्तों, कोलकाता रेप केस। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो इस केस के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। कैसे एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता में एक भयानक घटना का शिकार हुई जिससे देश को हिलाकर रख दिया। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की लाश जिस पर कई सारे चोटों के निशान थे 9 अगस्त को कोलकाता के एक गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल में पाई गई, जिसके बाद सभी डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक डॉक्टर 36 घंटे लॉन्ग शिफ्ट के बाद थकी हारी अपने जूनियर के साथ रात को 2 बजे खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए जाने का सोचती है। वहां ना तो कोई रेस्ट रूम था और ना ही कोई फैसिलिटीज, इसीलिए वो एक सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने चली गई। और सीधा सुबह पता चला कि उस डॉक्टर की हाफ अनड्रेस्ड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली है। विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल आता है हॉस्पिटल अथॉरिटीज से कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। तो विक्टिम के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद भी उन्हें उनके बेटी का ना तो चेहरा और ना ही उस सेमिनार हॉल का दरवाजा और ना ही उसकी बॉडी को देखने दिया जाता है। ऐसे वो वहां पहुंचने के 10 घंटे तक गिड़गिड़ाने के बाद उनकी डेड बॉडी को देखने दिया जाता है, जिसमें वो उसे छू भी नहीं सकते और उनका चेहरा भी नहीं देख सकते। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन फिर भी एक माँ को जब मर्डर के 12 घंटे के बाद लगभग दोपहर को 2 बजे बॉडी मिली तो उसी बॉडी को छूने तक भी नहीं दिया। कुछ समय बाद ऑटोप्सी हुई, उसकी रिपोर्ट आई और ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि विक्टिम का रेप हुआ है, कत्ल किया गया है। इस रिपोर्ट में सबको हिला देने वाली चीजें सामने आती है दोस्तों। कुछ तो ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि मैं खुद आपको बता भी नहीं सकता। उसमें इतना लिखा होता है कि पढ़कर कोई भी सोचेगा कि कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। उसके प्राइवेट पार्ट पर दोस्तों अगर पूरी रिपोर्ट लिखी जाए तो 4 से 5 पन्ने उसमें लग जाएंगे। कैसे उसे सुबह 3 से 5 बजे के बीच में असॉल्ट किया गया, कैसे उसे टॉर्चर किया गया होगा। उसके बेली पर, लिप्स पर, फिंगर पर और लेफ्ट लेग पर कितने जख्में थी। वो चीख ना सके और चिल्ला ना सके, इसलिए उसके सिर वही दीवार पर मारे गए, जिसके वजह से दोस्तों पूरे चश्मे के कांच उसके आंखों में गए। और जब इमेजेस आई तब वो इतनी दर्दनाक थी दोस्तों, नाक से, आंख से, मुंह से खून ही खून था दोस्तों। कोलकाता में जब हजारों डॉक्टर्स ने मंडे को प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बेहतर सिक्योरिटी मेजर्स और विक्टिम के लिए इंसाफ की मांग की और हर जगह डॉक्टर ने प्रोटेस्ट में आना शुरू कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो बताया गया कि तब पुलिस ने सभी सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए इकट्ठा करके सवाल किए। सभी के मोबाइल फोन जब्त किए। वहां मिले एक ब्लूटूथ हेडफोन को सभी के मोबाइल फोन से कनेक्ट करके देखा गया और देखने के बाद एक अक्यूज जिसका नाम संजय रॉय था, उसका फोन तुरंत कनेक्ट हुआ और उसे उसी वक्त अरेस्ट किया गया दोस्तों।
संजय ने उसका गुनाह कबूल भी किया। बताया जा रहा है कि संजय रॉय सेमिनार हॉल के आसपास सीसीटीवी फुटेज में फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग को देखा गया और ये गुनाह करके वो अपने कपड़े धोकर सो भी गया, वो भी अपने घर जाके। अरे कैसे कोई अक्यूज इतना बड़ा गुनाह करने के बाद आराम से अपने बिस्तर पर सो सकता है? क्या उसे कुछ लॉ का डर नहीं था? क्या ऐसे काम वो हर बार करते रहता था? क्या इससे पहले उसने ऐसी बहुत सी चीजें की होगी? क्या ये सारी चीजें बाहर आएगी? माना जाता है रॉय के पास पूरे हॉस्पिटल का एक्सेस था क्योंकि वो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पुलिस आउटपोस्ट में था। वहां पर वो सिविक वॉलंटियर था, वो एडमिशन कराने में लोगों की मदद करता था, कमीशन लेता था। लेकिन कोई डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है कि ये किसी एक अक्यूज का काम है। दोस्तों, रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा साबित होता है कि यहाँ पे अक्यूज एक से ज्यादा थे। डॉक्टर के प्रोटेस्ट के बाद वहां के प्रिंसिपल रिजाइन कर देते हैं और वो भी 8 घंटे के अंदर। और ऐसा करते हुए वो कहते हैं कि उस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। क्या ऐसे छोटी सोच रखने वाले प्रिंसिपल किसी गवर्नमेंट कॉलेज के हो सकते हैं? मुझे इस पे क्या कहना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखो। बातें आ रही है कि स्टाफ के लिए कोई रूम भी नहीं था और अब ये घटना होने के बाद इसका भी बांधकाम जो है वो शुरू कर दिया गया है और वो भी सेमिनार हॉल के पास ही। क्या ये किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? जब बात कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंची, ट्यूसडे को कोलकाता हाईकोर्ट ने केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले कर दिया ताकि लीगल प्रोसेस ज्यादा सपोर्टिव और एफिशिएंट हो। लेकिन दोस्तों, पहली चीज, ये केस पब्लिक स्पेसेस में सेफ्टी मेजर्स की जरूरत को अंडरलाइन करता है। ऑथोरिटीज और कम्युनिटीज को मिलके काम करना होगा ताकि हर किसी को सेफ इन्वायरमेंट मिले। पब्लिक रिस्पांस और प्रोटेस्ट ने लॉज के लिए डिमांड किया है। दूसरी बात, ये केस लीगल सिस्टम के गैप्स को भी हाईलाइट करता है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जस्टिस पाना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। एविडेंस गैदर करने से लेकर फेयर ट्रायल तक इस केस ने रिफॉर्म की जरूरत दिखाई है। दोस्तों, तीसरी बात, सामाजिक दृष्टिकोण को एड्रेस करना भी जरूरी है जो ऐसे इंसिडेंट्स को जन्म देता है। रिस्पेक्ट, कंसर्न और जेंडर इक्वलिटी के बारे में एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्कूल्स, फैमिलीज और मीडिया को एक ऐसे कल्चर शेप करने चाहिए जो वायलेंस को कंडेम करते हैं और सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, कोलकाता रेप केस एक रिमाइंडर है जो सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट ऑनगोइंग फाइट और सिस्टमिक चेंजेस की जरूरत को शो करता है। निर्भया रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, हाथरस गैंग रेप केस, कथुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, ऐसे कितने ही रेप केस है और किस एज के ग्रुप में हुए हैं हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है, इन सब केसेस की तरह इस केस को भी दबाया जाएगा या कुछ लॉ बनाए जाएंगे जिससे ये सब करने से पहले इंसान 1000 बार सोचे? हाँ, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये हम सब पर है। इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस भी इसके लिए जस्टिस और एक सेफ सोसाइटी की तरफ काम करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने थॉट्स और सजेशन नीचे आप कमेंट्स में दे सकते हो। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।